मेरे पास साल 2022 में अमेजोन वाले आए। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिंग्स ऑफ पावर का ट्रेलर ब्रेकडाउन चाहिए मेरे चैनल पर। मैंने कहा मैं ट्रेलर ब्रेकडाउन बना दूंगा, पर मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का इतना बड़ा फैन था नहीं। लेकिन ब्रेकडाउन के लिए मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी देखी, हॉबिट ट्रिलॉजी देखी, कुछ रेडिट कम्युनिटीज विजिट किया और थोड़े बहुत विकी पेजेस पढ़कर एक प्रॉपर सीन बाय सीन ट्रेलर ब्रेकडाउन बना दिया। वो एक अच्छा ट्रेलर ब्रेकडाउन था और मैं कहीं ना कहीं प्राउड भी फील कर रहा था अपने होमवर्क पर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ J.R.R. टोल्किन की बुक्स का। हालांकि मैंने जब ट्रेलर ब्रेकडाउन किया तो लगे हाथ रिंग्स ऑफ पावर का पहला सीजन देख ही लिया। अभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 2 प्रीमियर हुआ पिछले महीने, जहां 3 एपिसोड एक साथ सामने आए। पिछला सीजन मुझे उतना खास लगा नहीं, पर उसकी एंडिंग ने मुझे मजबूर जरूर किया सीजन 2 देखने के लिए। मुझे सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड अच्छे लगे, पर तीसरे एपिसोड के एंड में कुछ अलग हुआ। न्यूमेनॉर के किंग पलांतिर की बेटी मीरियल की ताजपोशी के दौरान एक बहुत बड़ा ईगल वहां आया। उस ईगल के पास मीरियल का कजिन फेराजॉन गया और ईगल ने जोर से आवाज लगाई और पूरी सभा चिल्लाने लगी कि ईगल ने फेराजॉन को चुना है। मैं हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा जबरदस्ती का प्लॉट ट्विस्ट है। पर क्योंकि मैं पिछले सीजन को भी उतना सीरियस नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। तभी 2 दिन बाद मेरे सामने एंटरटेनमेंट वीकली का आर्टिकल आया, क्यों रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 का प्रीमियर ईगल के साथ एंड हुआ। मैंने सोचा कहीं ना कहीं ये मेरा भी सवाल है और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला इस आर्टिकल में कि जब जब द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में लोग चिल्लाते थे कि ईगल्स आ रहे हैं, ईगल्स आ रहे हैं, तब सब खुश हो जाते थे। अब ईगल्स का दिखना अच्छे संकेत क्यों है, ये मूवीज में ज्यादा क्लियर नहीं किया गया। जबकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बुक में इसके बारे में लिखा गया है कि मिडिल अर्थ को वलार नाम के स्पिरिट देखते हैं। उन स्पिरिट्स में मानवे नाम के एक लीडर हैं जिनका डोमेन है आसमान। तो जब बड़े ईगल्स दिखते हैं तो ये साइन होता है कि आपको स्पिरिट्स का आशीर्वाद है। और यही रीजन है कि बड़े ईगल के दिखते ही लोग जो कि ऑलरेडी मीरियल के खिलाफ थे, वो फेराजॉन के राजा बनने की तरफ हो गए। तो आर्टिकल ने मेरे सवाल का जवाब दिया, पर ये कहां तक सही है। एक मूवी या सीरीज का काम होना चाहिए अपने आप में सारी एक्सप्लेनेशंस और डिटेल्स बताना। अब हर कंटेंट के लिए ऑडियंस को एक्सप्लेनर्स के पास जाना पड़ेगा। ये छोटा सा एग्जांपल आपको क्लियरली बता रहा है कि हम एक्सप्लेनर मूवी के एरा में जी रहे हैं। जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, ड्यून इकोसिस्टम है, स्टार वॉर्स के कॉन्स्टलेशन है और गेम ऑफ थ्रोन्स हैं, जिनके बहुत डिटेल्ड फिक्शनल वर्ल्ड, एक्सटेंसिव बैकग्राउंड कहानियां और कम्प्लेक्स नैरेटिव आर्क लोगों को मजबूर करते हैं एक्सप्लेनर आर्टिकल या वीडियोस देखने के लिए। मैं इस चैनल पर डिटेल्स ही तो एक्सप्लेन करता हूं आपको मार्वल, डीसी, बॉयज और हाउस ऑफ ड्रैगन जैसे कंटेंट्स के। पर अब अगर आप नजर डालो पिछले 25 साल पर, यानी 21st सेंचुरी के 1/4 हिस्से पर, तो आप नोटिस करोगे कि पूरे हॉलीवुड पर एक्सप्लेनर मूवीज ही रूल कर रही हैं। सोच के देखो, सेंचुरी का 1/4 हिस्सा साल 2000 शुरू हुआ एक्समैन मूवीज, हैरी पॉटर मूवीज, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज के साथ 2010 तक आते आते मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू हो गया और हैरी पॉटर फिल्म सीरीज ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, जिनके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर सीरीज भी शुरू हो चुका था। नया डेकेड यानी 2011 के बाद का टाइम शुरू हुआ डार्क नाइट ट्रिलॉजी और हैरी पॉटर फिल्म सीरीज के शानदार अंत से और हॉबिट ट्रिलॉजी के आने से। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू ने अपना झंडा भी इसी डेकेड की शुरुआत में गाड़ा। डेकेड के अंत यानी 2020 तक आते आते एमसीयू अपने पीक पर था। डिज्नी फॉक्स मर्जर कंप्लीट हो गया, एक्समैन फिल्म सीरीज का अंत हो गया, गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी सीरीज को उनके क्रिएटर्स ने जल्दी जल्दी में निपटा दिया, विचर के सीजन 1 ने भी लोगों के होश उड़ा दिए, डीसी का एक्सटेंडेड यूनिवर्स उतार चढ़ाव झेलता गया और 2 डेकेड पूरे हुए 21st सेंचुरी के। तीसरा डेकेड शुरू हुआ 2021 से, जहां ड्यून फिल्म सीरीज शुरू हुई, विचर कंटिन्यू हुआ, नई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज रिंग्स ऑफ पावर सामने आई, जिसके साथ साथ गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन हमें देखने को मिला। डीसी का एक्सटेंडेड यूनिवर्स खत्म हो गया और मार्वल का फेज 5 अभी चल रहा है और राइटर स्ट्राइक और पैंडेमिक का ऑलमोस्ट हर कंटेंट पर असर होता हमें दिखा। तो ये था 21st सेंचुरी का ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा, जहां मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अलावा किसी और कंटेंट का बोलबाला नहीं था, पर अगर जनरल ट्रेंड और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवीज और सीरीज जो कि किसी बुक से इंस्पायर्ड है वो ज्यादा चली हैं। यहाँ एनिमे का भी दबदबा जबरदस्त है, जिसपे लिटरली एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। तो इस एक्सप्लेनर मूवी एरा में ऑलमोस्ट हर मूवी या सीरीज जो किसी बुक पर बेस्ड है उसका ब्रेकडाउन होता है। ट्रेलर में उसके सीन को मैच किया जाता है बुक में हुए इवेंट से और उस बारे में बात की जाती है। कुछ कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और ब्रेकडाउन के साथ साथ फैन थ्योरीज, कैरेक्टर्स की ओरिजिन और कई चीजें सामने आती है एक अकेले ट्रेलर की वजह से। हालांकि माहौल इतना एक्सट्रीम हो गया है कि अभी हाल फिलहाल सामने आई किर्स्टन डंस्ट की सिविल वॉर मूवी को लेकर
फैंस इतना एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने 2.5 मिनट के उसके ट्रेलर से उस फिक्शनल दुनिया की हिस्ट्री और उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी पर लंबा चौड़ा डिस्कशन और ब्रेकडाउन शुरू कर दिया, जहां इस फिक्शनल वर्ल्ड में सिविल वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व थी और क्यों कैलिफोर्निया टेक्सास के साथ था, सब डिस्कस होने लगा। इसका रीजन एक्सप्लेनर कंटेंट की भूख और इसका रिजल्ट सिविल वॉर $50 मिलियन के बजट में $122 मिलियन कमा गई। वहीं जैक स्नाइडर ने 2 से 3 साल लगाए रेबल मून का यूनिवर्स बिल्ड करने में। उसका सेकंड पार्ट कब आया और कब गया किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि नए माइथॉस में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। एक्सप्लेनर मूवी एरा का एक और साइड देखने को मिला कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच विलन थी। कैसे, इसके बारे में बताया गया है वांडा विजन सीरीज में, और अगर किसी ने ये सीरीज नहीं देखी तो उसकी गलती है। पर एमसीयू वालों ने मूवी में इस एक्सप्लेनेशन को नहीं रखा और नॉर्मल ऑडियंस ने भी इस बात पर सवाल नहीं उठाए कि कौन उन्हें बताएगा कि उन्हें वांडा विजन भी देखनी है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को समझने के लिए। ये एक्सप्लेनर यूट्यूबर बता देंगे उन्हें, इतना तो हॉलीवुड समझ ही गया है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेनर मूवीज के बारे में। सवाल अब ये है कि क्या ये अच्छी बात है कि हमें किसी मूवी या सीरीज को देखने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़े। अब अगर स्टोरी अपने आप किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही तो ये कहीं ना कहीं तो गलत है। I mean, अगर बड़ा ईगल आया तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की माइथोलॉजी जाने बिना मेरे लिए ये सीन बहुत लेजी होगा। हालांकि यहाँ एक और चीज हुई, जब मुझे एंटरटेनमेंट वीकली के आर्टिकल से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की माइथोलॉजी के बारे में पता चला तो आमतौर पर मेरा जितना इंटरेस्ट रहता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट को लेकर वो बढ़ गया। अचानक से मेरा मन हुआ कि अब मैं और जानूं इन मानवे, सिल्मरिलियन, साउरॉन, हॉबिट, एल्व्स, डार्व्स, स्मॉग और बाकी सभी के बारे में। मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी दोबारा देखी, मैंने हॉबिट ट्रिलॉजी दोबारा देखी, मैंने रिंग्स ऑफ पावर का फर्स्ट सीजन फिर से देखा, मैंने ना जाने कितने यूट्यूब एक्सप्लेनर वीडियोस देख डाले इन सब की हिस्ट्री जानने के लिए। मुझे इन बुक्स के ऑथर J.R.R. टोल्किन के बारे में भी पता चला कि उन्होंने कैसे लैंग्वेजेस इन्वेंट करी अपनी बुक को और बेहतर बनाने के लिए, कैसे उनके लाइफ के मोमेंट ने उन्हें इंस्पायर किया हॉबिट और शायर के बारे में लिखने के लिए। सही मायने में एक ईगल रेफरेंस और एक आर्टिकल ने मुझे ऐसे रैबिट होल में धकेल दिया जिसका मजा मैं शायद ही आपको समझा पाऊं कि कितना जबरदस्त है। जो इस चैनल को बहुत समय से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मार्वल और डीसी को लेकर मेरा लगाव कैसा है, पर गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन का भी मुझ पर ऐसा ही कुछ इन्फ्लुएंस था। जहां जब अभी हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 2 आया तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया हर एपिसोड का ब्रेकडाउन करने से। ये हाई फैंटेसी वर्ल्ड बहुत जबरदस्त है और कहीं ना कहीं यही एंटरटेनमेंट का नेक्स्ट लेवल है। शायद यही रीजन है कि इस टाइप के कंटेंट पिछले 25 सालों से हॉलीवुड को रूल कर रहे हैं। आप एक स्टोरी देखते हो, आपको वो स्टोरी इतना पुश करती है कि आप उसके बारे में जानने निकल जाते हो और कुछ दिन बाद आप नोटिस करते हो कि आप YouTube के कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हो किसी मूवी या सीरीज की रैंडम इन्फो को लेकर। आप नर्ड बन चुके हो। नर्ड्स वर्ड यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जो कि अपना जीवन लगा देते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में नॉलेज गेन करने के लिए। आप नर्ड से सिर्फ इतना पूछोगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में तीनों ड्रैगन्स का नाम क्या था और वो आपको इतना बताने के साथ साथ सारे ड्रैगन्स की हिस्ट्री, उनमें सबसे बड़े ड्रैगन, ड्रैगन्स का एक्सटिंक्शन और आइस ड्रैगन तक के बारे में बता डालेंगे। ये है परफेक्ट डेफिनेशन नर्ड्स की, और आपके और मेरे जैसे नर्ड्स ही लेकर आए हैं ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट इन मूवीज और सीरीज के साथ, जिसकी वजह से हर क्यूरियस व्यूअर अब एक नर्ड बनता जा रहा है। और हमें इस एक्सप्लेनेशन मूवी एरा के लिए हर नर्ड को ही थैंक्स बोलना चाहिए। पर एंटरटेनमेंट सिर्फ इसी लेवल तक नहीं रुक रहा। किसी सीरीज, मूवी या किसी भी टाइप के कंटेंट को एक बार देखना अलग बात है, उसे समझना अलग बात है, पर उस पे एक्सपर्ट होना, उसके लिए तो पूरी लाइफ की डेडिकेटेड स्टडी लगेगी। आपको यकीन नहीं होगा पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हॉबिट और सिल्मरिलियन को लिखने वाले J.R.R. टोल्किन के कामों पर रिसर्च होती है, जिनमें हाई फैंटेसी राइटिंग के एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। इसे कहा जाता है टोल्किन रिसर्च और इसकी स्टडी को टोल्किन स्टडी। आप सोच के देखो, एक हाई फैंटेसी बुक सीरीज को लिखने वाले ने अपने काम में इतने डिटेल ऐड किए कि आज लोग उस पर स्टडी करते हैं। इवन कई दूसरी हाई फैंटेसी बुक्स इंस्पायर्ड है उनके काम से। नार्निया, स्टार वॉर्स, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, हैरी पॉटर और इवन डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम भी। ये स्टडी भी नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है, जहां कोई जबरदस्त कंटेंट ऑडियंस को इतना इंस्पायर कर देता है कि वो उसे समझने में अपना जीवन लगा देता है, उसके एक एक डिटेल के पीछे के नेचर और इंटेंशन को जानने के लिए। और ये समझना और जानना उस ऑडियंस को एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस और एक सेंस पे यूफोरिया के वो लेवल दिखाता है जो मात्र एक बार कैजुअली देखने वाली ऑडियंस को फील नहीं हो सकता। मैं खुद अब ऑडियंस को रिकैप्स देता हूँ किसी सीरीज या मूवी के आने से पहले, ताकि उनके उस पर्टिकुलर सीरीज या मूवी देखने का मजा दुगना हो जाए। हम हर ट्रेलर के आते ही उसका
का ब्रेक डाउन करने के साथ साथ उसमें इंट्रोड्यूस हुए नए कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की ओरिजिन, उसकी पावर्स और उसकी किसी भी जबरदस्त स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये सारी इन्फो किसी कैजुअल व्यूअर को एक स्टेप और क्लोज ले आती है उस पर्टिकुलर मूवी को और बेटर एंजॉय करने के। अब वो व्यूअर कैजुअल नहीं रहा, ना ही वो अपने किसी भी दोस्त को कैजुअल व्यूअर रहने देगा। वो कई सारी डिटेल्स बताकर अपने सारे दोस्तों को मूवी या सीरीज के वास्ट यूनिवर्स में खींच लेगा, जिसके बाद वो सब गीक आउट करते चले जाएंगे मूवी या सीरीज के एक एक डिटेल पर। और ये है एक्सप्लेनर मूवी एरा का इफेक्ट। आप और मैं तो इसी एरा में ही पैदा हुए हैं। हम हैं डिटेल स्टोरीज के फैंस और ये चैनल इन्हीं एक्सप्लेनर मूवी एरा की स्टोरीज पर है। अब नॉर्मल सिंप्लीफाइड प्लॉट नहीं चाहिए ऑडियंस को। लोग लाइफ को बेहतर तरीके से नोटिस कर रहे हैं। लाइफ कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड होती है और इसीलिए ऑडियंस को भी कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड स्टोरीज चाहिए, हाई फैंटेसी, जिनसे बैक स्टोरी, प्रीक्वल, सीक्वल सब जुड़े हो। मुझे स्क्रिप्ट लिखते लिखते अपने चैनल के बारे में पता चला। मुझसे जब भी कोई मेरे चैनल के बारे में पूछता था तो मैं उन्हें टूटे फूटे जवाब देता था कि मैं मार्वल और डीसी की मूवीज या उनके कैरेक्टर्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, ब्रेकडाउन और फैन थ्योरीज वगैरह। पर अभी समझ आया कि ये चैनल है स्टोरीज के बारे में और कहीं ना कहीं उनके हो रहे इम्पैक्ट का रिकॉर्ड भी यहाँ रखा जा रहा है। पर मेन फोकस है अच्छी स्टोरीज पर, अच्छी स्टोरीज के इम्पैक्ट पर। जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया इस चैनल पर उनके बारे में बात करने के लिए, आपको इंस्पायर किया अलग अलग हाई फैंटेसी जॉनरा के रैबिट होल में घुसने के लिए। और लाइफ में स्टोरीज ही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत में आप हम सब भी तो एक स्टोरी ही बन जाएंगे।